हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है, पार्लियामेंट में अभी सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी। ठीक है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो क्या हुआ कि उसका जो मुद्दा है वो चल रहा था लोकसभा और राज्यसभा में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो अपोजिशन के लीडर वगैरह, उनका कहना था कि होम मिनिस्टर जी आए और हमें जवाब दे कि ये इस प्रकार का जो घटना है वो क्यों हुई और कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये मुद्दा चल रहा था। तो वो अपोजिशन थे, अपोजिशन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और वो अपने विरोध प्रदर्शन में इतने उग्र हो गए कि वो राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन के समक्ष चले गए और विरोध प्रदर्शन दर्ज करने लगे। तो उनकी उग्रता को देखते हुए चेयरमैन ने उनको वार्निंग दी और वार्निंग नहीं मानी तो फाइनली चेयरमैन द्वारा उनको निष्कासित कर दिया गया, यानी बर्खास्त कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। बट सस्पेंड के बाद भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो सदन से बाहर नहीं आए, जबकि आ जाना चाहिए था। ये मुद्दा तो राज्यसभा की। जब लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में से काफ़ी सारे मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया, बट उनमें से गलती कहाँ हो, एक मेंबर ऐसे थे जिनको सस्पेंड कर दिया गया, वो उस टाइम में पार्लियामेंट में मौजूद, संसद सदन में मौजूद ही नहीं थे। जब इस प्रकार से किया गया, उनको सस्पेंड किया गया, तो पूरा विपक्ष है वो एकजुट होकर सरकार की आलोचना करने लगा कि ये क्या चल रहा है। तो ये काफ़ी हास्यास्पद मुद्दे हैं। अपने एग्जाम की दृष्टि से तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल है इंडिया रिजेक्ट OIC रिमार्क ऑन आर्टिकल 370 वर्डिक्ट। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 370 पर अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो स्टेप लिया गया था वो सही था, वैलिड था। इस पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन OIC, तो OIC ने कमेंट किया था कि भारत द्वारा जो इस प्रकार का स्टेप लिया गया है वो गलत है। उन्होंने बयान में कहा कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो डिस्प्यूटेड मुद्दा है, यानी उस पर विवाद चल रहा है। तो भारत द्वारा इस प्रकार के विवादित क्षेत्र में जाके इस प्रकार का काम करना, जैसे वहाँ पे 370 चेंज करना, इस प्रकार के एक्ट लेना, जो काम किया गया वो गलत है। भारत को पुनः वापस स्थिति, जो पहली स्थिति थी वैसी स्थिति पुनः कर देनी चाहिए। तो ये OIC द्वारा इस प्रकार जो बयान दिया ना, तो इस पर भारत नाराज हो गया और भारत ने बदले में बयान दिया कि आपने जो OIC द्वारा जो इस प्रकार का बयान दिया गया है वो गलत है। कश्मीर भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है। भारत इसमें कुछ भी कर सकता है, जो कश्मीर के हित के लिए सही है वैसे कदम भारत उठा सकता है। ठीक है, इस पर बाहर की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था या किसी भी देश को दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ इंडिया ने कहा OIC है वो इल इन्फॉर्म्ड है, मतलब OIC को इतना इन्फॉर्मेशन है नहीं, वो कुछ भी बोले जा रही है, हवा में तीर चला रही है। और वो कुछ देशों के बहकाव में, लाइक भारत ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कि OIC है वो कुछ देशों के बहकाव में आते हुए इस प्रकार के बयान दे रही है, उनसे बचना चाहिए। या OIC को इस प्रकार के मुद्दों में नहीं पड़ना चाहिए। ये भारत का इंटरनल मुद्दा है और भारत इससे निपट लेगा और OIC को अपने काम से काम रखना चाहिए, इस प्रकार के बयान नहीं देना चाहिए, इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। ठीक है, ये तो सारा मुद्दा था। अब हम एक बार OIC के बारे में भी जान लेते हैं। OIC की बात करें तो इसे बनाया गया था ना, ये मुस्लिम वर्ल्ड की आवाज़ को और मुस्लिम्स जो होते हैं ना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बनाया गया था कि मुस्लिम पर जो भी कहीं भी वर्ल्ड में कोई अत्याचार होता है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी आवाज़ को सुनाने के लिए, उनकी आवाज़ को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और इजराइल के खिलाफ तो हर मुद्दे में ये बोलता ही रहता है। ठीक है, UN के बाद में सेकंड लार्जेस्ट ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे बड़े इंटर गवर्नमेंटल, यानी गवर्नमेंट के अधीन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है UN। उसके बाद में सबसे लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो OIC है। ठीक है, इसके टोटल मेंबर की बात करें तो 57 मेंबर है। ठीक है, सेक्रेटरीट इसका जिहाद सऊदी अरेबिया में है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अब इंडिया मेंबर नहीं, इसके पीछे तरह की ये है कि पाकिस्तान है वो नहीं चाहता कि इंडिया मेंबर बने, क्योंकि पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करके इंडिया को काउंटर करने का काम करता है, हर बार इंडिया के खिलाफ बोलने का काम करता है इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। और इसमें एक बैंक भी, इनके द्वारा एक बैंक की भी स्थापना की गई थी जिसे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। कुछ समय पहले भी बात चल रही थी, आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को क्या भारत में लाना चाहिए। इसके खिलाफ भी बहुत सारे तर्क भी है, पक्ष में भी है, बट ये मुद्दा पुराना हो गया तो UPSC के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बट जान लो तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ये बैंक अपने जो OIC है उसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका एम कहो तो क्या है कि शरिया कानून की तरह से रन किया जाता है। अब शरिया कानून में क्या होता है, तो इस्लाम में क्या होता है, ब्याज लेना है वो हराम है।
तो और जो इस प्रकार के पैसे हैं जिसको किसी को देना है, किसी मुस्लिम को अपने पैसों को ब्याज पे देना है, तो इस प्रकार की जगह नहीं दे सकते। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसको ब्याज के रूप में पैसे दिए और वो पैसे गलत जगह लगा रहा है, दारू में लगा रहा है, तो वो हराम माना जाता है इस्लाम में। इसलिए इस बैंक की स्थापना की गई थी ताकि वो लोन दे और अच्छी जगह लोन दे, इसका सही तरीके से यूज़ हो और ज़्यादा ब्याज लेने की कोशिश न करे और गलत तरीक़ों में लोन का न लगाया जाए, गलत तरीक़ों में जिसका पैसा है वो लोन के रूप में भी नहीं दिया जाए। इसकी स्थापना बात करें तो 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और OIC की कब हुई थी? 1969 में, इसकी 1973 में। इसका हेडक्वार्टर भी जिदा सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल था OIC के बारे में और उसके कमेंट के बारे में। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल कॉरपोरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क GCTF के बारे में। तो चलते इसके बारे में जान लेते हैं। न्यूज़ में क्यों है? इंडिया US ताइवान के मध्य अभी वर्कशॉप हुआ है GCTF का, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब GCTF की बात करें तो ग्लोबल कॉरपोरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, ये क्या है? दरअसल क्या हुआ था 2015 में US और ताइवान आपस में मिले और इन्होंने तय किया कि देखो ताइवान के पास में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, काफ़ी सारे मुद्दों में ताइवान के पास में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। तो UN और ताइवान ने मिलकर कहा कि जो ताइवान की एक्सपर्टीज़ है ना, इसका यूज़ किया जाए पूरे वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उनको सॉल्व करने में इसका यूज़ किया जाए। अब किस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है और क्या सॉल्व करना है ये अब बाद में जान लेते हैं। पहले इसका जान लेते हैं कि ये जो पहले सर्वप्रथम बनी थी US और ताइवान के बीच में, धीरे धीरे बाकी सारी कंट्री भी इसमें ऐड की। और अभी जो इसका वर्कशॉप हुआ था वो इंडिया में हुआ था, वो इंडिया की पहली वर्कशॉप थी। इंडिया में इस प्रकार की जो GCTF है ना, ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, इसकी पहली वर्कशॉप थी इंडिया में। ठीक है, और पहले US और ताइवान के बीच में हुआ था ये GCTF। अब धीरे धीरे इसमें बहुत सारे कंट्री ऐड करने लगे। जैसे कि बात करें 2019 में इसमें जापान ऐड किया गया, 2021 में इसमें ऑस्ट्रेलिया ऐड किया गया। ठीक है, अब 4 देशों के बीच में हो गया। पहले US ताइवान था, अब 4 देश। अगर ताइवान को देश मानो तो ताइवान, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, अब इसमें 4 देश है। तो क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया ओनली इसमें, इंडिया में पहली बार इसकी वर्कशॉप हुई है। इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, ओनली वर्कशॉप ही हुई। ठीक है, और इसकी एम की बात करें तो और क्या क्या काम करेगा ये पब्लिक हेल्थ है, लॉ इन्फोर्समेंट है, साइबर सिक्योरिटी है, वुमेन प्रोटेक्शन है। इस पर कई प्रकार के जो ग्लोबल चैलेंजेज है उनको सॉल्व करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका यूज़ किया जाएगा और वर्कशॉप के माध्यम से अलग अलग सॉल्यूशन निकाले जाएंगे और इसका यूज़ किया जाएगा। इसमें USA को तो बेनिफिट है ही, क्योंकि USA को एक्सपर्टीज़ मिल जाएगी और ताइवान को ये बेनिफिट मिलेगा कि ताइवान की ग्लोबल रीच बढ़ जाएगी इससे। ये पूरा आर्टिकल था इससे संबंधित। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है विमेन साइंटिस्ट स्कीम के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? इस स्कीम के तहत यानी विमेन साइंटिस्ट स्कीम के तहत 13 विमेन को, जो 13 महिलाएं थी, इनको 1.93 करोड़ 1.93 करोड़ रुपीज़ का असिस्टेंट मिला है, लाभ मिला है। कैसे मिला है वो तो बाद में जानते हैं, पहले इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। देखो इस स्कीम का एम की बात करें तो इस स्कीम का एम है 27 to 60 यानी 27 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो साइंस की फील्ड में उन्होंने काम किया था, बट किसी वजह से अभी वो काम नहीं कर रही है और कुछ समय के लिए उन्होंने काम छोड़कर वो घर पे बैठ गई है। ठीक है, और अब इनको वापस काम दिलाने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए ये जो स्कीम है वो काम करती है। क्या स्कीम का एम समझ में आया? कि 27 से 60 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं वो पहले साइंस के फील्ड में काम कर चुकी थी, बट अब या प्रेगनेंसी है या कोई फैमिली इश्यू है, इन सब की वजह से अब उन्होंने काम करना बंद कर दिया और घर बैठ गई। तो अब ये स्कीम क्या करेगी? ये स्कीम उन महिलाओं को हेल्प करेगी कि वापस पुनः काम कर सके और अपना जो भी साइंस की फील्ड में कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा सके। ठीक है, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या, कौन कौन सी महिलाएं हैं वो इस स्कीम का लाभ उठा सकती है? ऐसे तो कोई भी महिला उठा लेगी जो थोड़ा वो साइंस की फील्ड में कर, तो नहीं, इसके लिए एक क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? योग्यता क्या होनी चाहिए उस महिला की? तो योग्यता की बात करें तो उस महिला को सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी बेसिक साइंस की फील्ड में। साथ ही साथ में वो PhD होल्डर होनी चाहिए। इसके साथ में, ये तो दोनों कंडीशन है, इसके साथ में उस महिला को कम से कम 2 वर्ष का ब्रेक लेना जरूरी। ब्रेक लेना जरूरी मीन्स अगर महिला काम करते हुए किसी वजह से 2 साल के लिए ब्रेक ले लेती है तो 2 साल के ब्रेक के बाद में वो उस स्कीम का यूज ले सकती है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट महिला है, PhD होल्डर है, उन्होंने 2 साल के लिए ब्रेक ले लिया है, फिर अगर उसे काम करना है तो इस स्कीम के तहत लाभ लेके वो काम कर सकती है। साथ ही साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि उसे और कोई भी फेलोशिप प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं करना है। मतलब और कोई फेलोशिप प्रोग्राम अगर उसने ज्वाइन कर लिया तो इस स्कीम का लाभ उसको नहीं होगा।
ठीक है, ये पूरा इस स्कीम के बारे में था। अगर इस स्कीम की बात करें तो ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? ये मिनिस्ट्री में आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है पूरी। अब साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंतर्गत कुछ और स्कीम चलाई जा रही है विमेन के लिए, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये आपको इसको प्रीलिम में, मेंस में यूज़ कर सकते हो। मेंस में अगर विमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और विमेन इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसका यूज़ कर सकते हो। ऐसे एथिक्स में भी कहीं ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आए तो उससे कोट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में जान लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत महिलाओं के लिए कई सारी स्कीम चला रही है, जिसमें पहली है वाइज किरण। तो वाइज किरण के अंतर्गत भी कई सारी स्कीम चलाई जा रही है। तो पहली बात करते हैं विदुषी। इस स्कीम में क्या होता है, जो सीनियर वुमेन साइंटिस्ट है उनको इनक्रेज किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है कि वो साइंस की फील्ड में कुछ काम करेगी। ये विदुषी महिला, जो विदुषी स्कीम है उसमें क्या होता है, सीनियर विमेन साइंटिस्ट है उनको इनक्रेज किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है ताकि वो साइंस की फील्ड में और काम को आगे कर सके और साइंस की फील्ड में आगे जा सके, ठीक है। विदुषी। फिर है विगस। विगस में क्या होता है, इसमें होता है कि इंडियन विमेन है, विमेन साइंटिस्ट है, उनको इंटरनेशनल लैब में रिसर्च करने का मौका मिलता है। मतलब कई सारी विमेन महिलाएं हैं, जो भारतीय महिलाएं हैं, वो साइंस की फील्ड में काम तो करती है बट उनके पास में इतनी एक्सपर्ट, इतने पैसे, इतने रिसोर्सेस नहीं होते कि वो इंटरनेशनल लैब में जाकर रिसर्च कर सके। तो जो ये स्कीम है, इसके तहत इंडियन विमेन साइंटिस्ट है उनको इंटरनेशनल लैब में जाकर रिसर्च करने का मौका मिलता है। तीसरी है क्यूरी प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, रिसर्च फैसिलिटी, जो हम महिला रिसर्च वगैरह करती हैं तो उस फैसिलिटी में सुधार किया जाता है, ठीक है। चौथी है विज्ञान ज्योति। इसमें क्या होता है, यंग गर्ल्स है ना, यंग युवा लड़कियां हैं, उनको साइंस की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रमोट किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, विज्ञान ज्योति। फिर वाइज पीडीएफ। वाइज पीडीएफ, इसमें क्या होता है, रिसर्च को जारी रखने के लिए कोई भी महिला है वो रिसर्च कर रही है लेकिन किसी वजह से छोड़ती है तो रिसर्च को जारी रखने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। अब फिर बात करें गति। गति ये एक और स्कीम है जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाती है और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने का, जेंडर इनइक्वालिटी है उसे कम करने का और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने की कोशिश करती। तो ये पूरी स्कीम थी वो विमेंस के लिए थी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री द्वारा चलाई जा रही थी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है एक्सटोसेट टैबलेट टू ट्रांसफॉर्म कैंसर केयर। इसके बारे में जान लेते हैं। पहले तो एक्सटोसेट टैबलेट क्या है, एक्सटोसेट टैबलेट क्या है, फिर ये किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करता है कैंसर केयर है उसको किस प्रकार से सुधार करता है। तो अभी न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है कि एटॉमिक एनर्जी के साइंटिस्ट है, उनके द्वारा बेंगलोर के एक साइंटिस्ट ग्रुप है, उनके साथ मिलकर ये एक्सोसेट टैबलेट है उसकी खोज की गई है और इसकी मदद से जो पेल्विक कैंसर होता है ना उसको ठीक किया जाएगा। मतलब पेल्विक कैंसर को ठीक करने के लिए एटॉमिक एनर्जी के साइंटिस्टों द्वारा एक्सोसेट टैबलेट की खोज की गई है, ये न्यूज़ में है, ठीक है। अब पेल्विक कैंसर क्या होता है, तो पेल्विक बोन्स अपन जानते होंगे, पेल्विक बोन कौन से होते हैं, ब्लैडर है, यानी हमारे कुल्ले हैं, जो नीचे के भाग होते हैं, ये पेट के नीचे कुल्ले वगैरह है, रेक्टम है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो जनन ऑर्गन है, जनन क्रिया वाले अंग वो है, उन सबको पेल्विक बोन कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ कैंसर हो जाता है ना, उनको ठीक करने के लिए इस एक्सोसेट टैबलेट का यूज़ होगा। अब इस एक्सोसेट टैबलेट की बात करें तो इसका यूज़ कैसे है, इसके यूज़ से जो ये पेल्विक कैंसर होता है उसका इलाज करना आसान हो जाएगा। ये है वो न्यूट्रास्यूटिकल की तरह काम करेगा। अब न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, मतलब न्यूट्रास्यूटिकल की तरह काम तो करेगा पर न्यूट्रास्यूटिकल ये होता है क्या है, न्यूट्रा मीन्स न्यूट्रिशन, सूटिकल मीन्स फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल दोनों का सही तरीके से यूज़ करके, दोनों का सही तरह से प्रयोग करके इस प्रकार की जो दवाई है मतलब मेडिसिन है वो बनाई जाएगी, एक्सोसेट टैबलेट बनाई जाएगी। और इसमें क्या होता है, फूड सोर्स होता है ना, जैसे कि न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड्स वगैरह है, फ्रूट्स है, ये सब होते हैं। और फार्मास्यूटिकल तो फार्मास्यूटिकल मतलब फ्रूट्स वगैरह है, अच्छी चीज़ें जो होती है ना, ऑर्गेनिक चीज़ें, इनका यूज़ किया जाएगा फार्मा सेक्टर में, जिससे एक टैबलेट बनेगी वो एक्सोसेट टैबलेट बनेगी और इसका यूज़ किया जाएगा पेल्विक कैंसर को ठीक करने में लिए, ठीक है। इसके लिए जो पहले सर्जिकल की जरूरत होती है इस प्रकार के कैंसर को ठीक करने, बट अब सर्जिकल यानी ऑपरेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस टैबलेट से ही ठीक किया जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रास्यूटिकल की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें विटामिन आते हैं, मेडिकल फूड्स आते हैं और कई प्रकार के सप्लीमेंट्स आते हैं। तो कई प्रकार के इसमें जो फूड्स वगैरह है वो शामिल है, ठीक है। ये पूरी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई के बारे में जान लेते हैं। ये इससे जुड़ा हुआ कैसे है कि ज़्यादातर फूड्स वगैरह है इससे रिलेटेड यही डील करता है, तो इसके बारे में जानते हैं फसाई के बारे में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी बात करें तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी यानी एक्ट के द्वारा बनाया गया था, फसाई एक्ट आया था, उसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। ये वैधानिक या स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है। इसकी बात करें कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। काम क्या है,
फूड सेफ्टी को इंश्योर करने का इसका काम है। फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है वो बनाने का काम करता है। तो ये पूरा आर्टिकल था इससे संबंधित। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अमृत टेक्नोलॉजी फॉर रिन्यूएबल ऑफ आर्सेनिक रिमूवेबल। अमृत टेक्नोलॉजी फॉर रिमूवेबल ऑफ आर्सेनिक एंड मेटल आयन फ्रॉम वाटर। मतलब अमृत टेक्नोलॉजी है, उससे रिमूव किया जाएगा आर्सेनिक और मेटल पानी से। इससे संबंधित न्यूज़ है। तो एक बात देख ले न्यूज़ में क्यों है। तो अमृत स्कीम है, मतलब अमेरिका एक ऐसा सिस्टम बनाया गया अमृत, जो एक वाटर प्यूरीफायर की तरह काम करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे क्या किया जाएगा, जिससे आर्सेनिक और मेटल होता है उनको वाटर से रिमूव किया जाएगा। और ये एक इंडिया बेस्ड टेक्नोलॉजी। अमृत की फुल फॉर्म भी यही है, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। IT होगा ना, अमृत IT। तो ये आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, इसे किसके द्वारा, IIT मद्रास द्वारा बनाया गया है। और ये पानी में से आर्सेनिक व मेटल को रिमूव करने का काम करेगा। ये मेड इन इंडिया, फुल्ली मेड इन इंडिया, ठीक है। और वही वाटर प्यूरीफाई की तरह काम करेगा, घरेलू डोमेस्टिक स्तर पे बड़े लेवल पे इसका काम आ सकता है। और फुल्ली इंडियन टेक्नोलॉजी है इसका, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसका यूज़ कैसे होगा, जैसे वाटर प्यूरीफायर काम करता है इसी प्रकार से यही काम करे, ठीक है। अब इससे जुड़ी एक बात है कि वाटर की बात है तो जल शक्ति मिशन, हमारा जल जीवन मिशन है। इसमें क्या होता है, ये जल शक्ति मंत्रालय, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उसके अंतर्गत ये मिशन आता है। इसका जो एम है जल जीवन मिशन का, कि 2024 तक हर घर में नल द्वारा जल पहुंचाने का लक्ष्य। हर घर नल 2024 तक हर ग्रामीण, हर रूरल घर में नल से जल देने का लक्ष्य है इस स्कीम के तहत। मतलब जल जीवन मिशन का है, जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। इसमें 2024 तक हर घर में, ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में जल दिया जाएगा, वो भी नल के माध्यम से। इस प्रकार का लक्ष्य है। और इसमें ड्रिंकिंग वाटर है, वो वैसे तो देखो ड्रिंकिंग वाटर है वो राज्य का मुद्दा है, तो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इसमें काम करेंगे। अब आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक है वो कैंसर का कोज है। मतलब अगर आप आर्सेनिक का लगातार यूज़ करोगे तो उससे कैंसर भी हो सकता है, स्किन का कलर चेंज हो सकता है, जिसे स्किन रेजलिंग भी कहा जाता है, BP बढ़ सकती है, और भी कई सारी इससे बीमारियां हो सकती हैं। तो ये पूरा आर्टिकल अमृत टेक्नोलॉजी रिमूवल फ्रॉम आर्सेनिक एंड मेटल आयरन फ्रॉम वाटर, इससे संबंधित था। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल एक थोड़ा बहुत अभी तो न्यूज़ में नहीं, बट इसके बारे में जान लेते हैं। मकर वेली फेस्टिवल। मकर वेली फेस्टिवल है केरला मनाया जाता है, मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है। मकर मीन्स आप वो अपनी कैप्रिकॉन है ना, उसको मकर कहा जाता है। एक होता है कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन को मकर कहा जाता है। वेलिक मीन्स जो दिया होता है ना उसको कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर मकर वेलिक बना है। एक फेस्टिवल है जो सबरीमाला टेम्पल है वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। भगवान अयप्पा के मंदिर में जाकर दीपक देखे जाते हैं, और इसीलिए इसका नाम वेलिक है, क्योंकि दिए देखे जाते हैं। इससे क्या होता है, 41 दिन 41 डेज तक जो भी व्रत, जो इनके श्रद्धालु होते हैं ना, वो व्रत करते हैं। बाद में शोभा यात्रा निकाली जाती है और मंदिर में जाती है। मंदिर में जाके दिया देखते हैं और अपना व्रत तोड़ते हैं, ठीक है। ये मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है। और कहाँ का मकर संक्रांति के दौरान त्यौहार मनाया जाता है, जैसे पंजाब में लोहड़ी होता है, राजस्थान में, गुजरात में मकर संक्रांति है। इस प्रकार आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पेड़ा पंडुगा है, तमिलनाडु की बात करें तो थाई पोंगल है। तो इस प्रकार के मकर संक्रांति के दौरान इस प्रकार के ये त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।